प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, हम सब लोग जिस तरीके से अपना अध्ययन कर रहे थे उसी क्रम में हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा के लिए को दृष्टिगत करते हुए विद्यार्थियों के हित के लिए एक ये नई क्लास का हमने ये बनाया है। इस क्लास में हमने रखा है संपूर्ण व्यंजक रिवीजन। कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में जितने भी व्यंजक हैं उनका हम लोग रिवीजन इस क्लास में करेंगे। हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। पहले अध्याय का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। कुमार मित्तल बुक के अनुसार वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश में पहला व्यंजक हमारा है, उस व्यंजक को हम लिखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए। ये हमारा पहला व्यंजक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को समझने से पहले हमने इसलिए व्यंजक का रिवीजन क्लास रखी है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम जब व्यंजक को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके आधार पर हम व्यंजक से संबंधित जो चीज़ें हैं, जहाँ से व्यंजक बन रहा है, जिसके कारण व्यंजक बनेगा, उसके पहले की जो चीज़ें हैं प्रारंभ की हैं, उन चीज़ों को इसमें पढ़ लेंगे। इससे हमारा अध्याय रिवाइज हो जाएगा लगभग। तो इसलिए हमने व्यंजक रिवीजन क्लास रखी है। इसमें यदि हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि प्रश्न से ही प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तो व्यंजक सरल हो जाता है। क्योंकि व्यंजक एक नहीं है कि व्यंजक रटा जाए या कैसे किया जाए। तो व्यंजक को सीखना है तो सीखने के लिए आप प्रश्न से ही प्रश्न कीजिए तो उत्तर आपको मिल जाएगा। हम प्रश्न से ही करते हैं। प्रश्न कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है, तो तीव्रता है क्या, पहले इस पर विचार किया जाए। पहले इस पर विचार कर लें, बाद में व्यंजक करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, तो यदि हम मान लें क्यू नॉट को क्या मान लें, एकांक, तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा E बराबर F। E बराबर F। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है? वैद्युत बल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर है। कब बराबर है? जब परीक्षण आवेश कैसा हो, एकांक। तो परिभाषा हमारी बन जाती है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहां से हम सीख सकते थे। तो E बराबर F बटे क्यू नॉट, ये हमारा मुख्य सूत्र है, सूत्र ही परिभाषा है। तो ये इससे हमें सीखना है, क्या निकालना है? तीव्रता निकालनी थी। अब किसके कारण तीव्रता निकालनी थी? किसी बिंदु आवेश के कारण। यदि बिंदु आवेश की चर्चा आप करें कि बिंदु आवेश कहां से आया, तो याद करिए आपको बताया गया होगा, जब कूलाम का नियम पढ़ाया गया था तो कूलाम के नियम में कहा गया था किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, दो स्थिर बिंदु आवेशों की बात करी गई थी, तो वहां हमने बिंदु आवेश पढ़ा था। यदि इसके उत्तर पर हम चलें तो आप समझिए ये एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है ये एक। दूसरा ये बिंदु आवेश है Q। इससे कुछ दूरी पर एक ये अन्य परीक्षण आवेश है Q नॉट, ये काल्पनिक है, परीक्षण आवेश है Q नॉट। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। अब इसके बाद हमें इसके संबंधित भाषा लिखनी होती है कि क्या लिखें यहाँ पर। विद्यार्थी परेशान है कि साहब हम क्या लिखें यहाँ पर, आपने तो लिख दिया। तो हम कहते हैं कि जो आपने बनाया वही आप लिख दीजिए।
आपने क्या बनाया है सुनिए। हम कहेंगे कि माना पार्श्व चित्र में, जो लोग विद्यार्थी चित्र के बगल से लिखते हैं वो लिखते हैं पार्श्व, तो लिखेंगे माना पार्श्व चित्र में एक बिंदु आवेश Q प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिसके कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करनी है। ये भाषा में लिख देंगे, तो हम लिखेंगे माना पार्श्व चित्र में एक बिंदु आवेश Q प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हमारी भाषा हो गई इसकी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। अब हमने जब इस चित्र को देखा तो हमें क्या समझ में आया, हमें चित्र देखते ही देखते समझ में आ गया कि ये तो कूलाम के नियम की बात कर रहा है। ऐसा ही कुछ नियम किसका था, कूलाम का था। तो हमने यहां लिखा अतः, बहुत ध्यान समझिएगा, हमने यहां लिखा अतः कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 की जगह Q, Q2 जगह Q0 अपान R स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमारा उद्देश्य वही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0, F चाहिए और Q0 चाहिए, तो Q0 तो इसमें आ गया, तो F की बात हो रही थी, तो हम इसमें लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, समझना बहुत ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, क्या तीव्रता है, सूत्र क्या है, E बराबर F बटे Q0। रखिए वैल्यू इसमें रखिए वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा E बराबर F की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे F की वैल्यू, तो बन जाएगा F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, इंटू बटे में क्या है Q0 इंटू Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये व्यंजक सिद्ध हो गया। यदि इसमें हम मान लें, इसमें यदि इनके मध्य परावैद्युतांक K भरा हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर। K की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए कितनी होती है, 1 होती है, ये हम जानते हैं। तो इस तरीके से व्यंजक हमारा
प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अच्छा, बड़ा सरल व्यंजक था, समझने की केवल आवश्यकता थी इसमें कि आप समझा कैसे जाए। इसके लिए पुनः एक बार इस पर चर्चा। अच्छा, व्यंजक आप जब बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे उसमें कि लगभग 3 से 4 व्यंजक उस परीक्षा में प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे जो प्रश्न पत्र आप करेंगे उसमें 3 से 4 व्यंजक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए व्यंजक आना अनिवार्य है। प्रश्न था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए। हमने तीव्रता को जाना पहले, E बराबर F/Q0। उस आधार पर हमने इस व्यंजक को सॉल्व किया। हमने चित्र बनाया, इससे इसकी भाषा लिखी और व्यंजक को हमने सॉल्व कर दिया। ये व्यंजक हमारा संपन्न हुआ। अब दूसरा व्यंजक इसी अध्याय का। प्यारे बच्चों, हमने पहला व्यंजक अभी कंप्लीट किया, उसके बाद उसी क्रम में दूसरा व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब द्विध्रुव के यदि व्यंजकों की हम बात करें तो द्विध्रुव के व्यंजक पहले अध्याय में, फिर दूसरा अध्याय गॉस की प्रमेय, तीसरा अध्याय विभव वाले अध्याय में कुमार मित्तल के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। उसमें तीसरे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तब आपको फिर द्विध्रुव मिलेगा। तो द्विध्रुव के कुल 5-6 व्यंजक इससे बनते हैं। तो इन व्यंजकों में पढ़ने पर हम एक आपको बात बताएं कि द्विध्रुव के व्यंजकों में एक समानता है। द्विध्रुव के व्यंजक, भाई व्यंजक जब 50 से 55 व्यंजक हैं तो आप कैसे व्यंजकों को याद कर पाएंगे? या तो कर नहीं पाएंगे, सीखना है आपको। जब आपको सीखना है तो सीखने के क्रम में आप इस बात को याद रखिए कि द्विध्रुव का जब भी प्रश्न आएगा, जब भी द्विध्रुव का प्रश्न आए तो उसको हल करते समय हमें 2 बातों का मुख्यता से ध्यान रखना है। पहली बात क्या? द्विध्रुव के प्रश्न को हल करते समय अक्ष और निरक्ष 2 चीजें हैं, एक अक्ष एक निरक्ष का निर्धारण सदैव द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किया जाएगा। नंबर 1 बात याद रखेंगे। नंबर 2 बात, द्विध्रुव के प्रश्न को हल करते समय एक बार मान +Q आवेश से निकालेंगे, एक बार मान -Q आवेश से निकालेंगे और बाद में परिणामी कर देंगे तो हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं। हम पहले इसकी आउटलाइन सीखेंगे कि कैसे व्यंजक कहाँ से आया और इसके आगे पीछे क्या चल रहा था। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर पहले द्विध्रुव की बात करते हैं। द्विध्रुव क्या होता है यदि आप समझना चाहें तो समझने के लिए द्विध्रुव को एक हम चित्र से बना के समझाते हैं। ये -Q आवेश, ये +Q आवेश, बीच की दूरी 2L। ये ऐसा जो युक्ति है वो द्विध्रुव है। यदि आप समझना चाहो द्विध्रुव को तो द्विध्रुव है NaCl। NaCl 2 समान किंतु विपरीत, 2 समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी कितने पर? 2L पर स्थित हों तो ऐसा निकाय, ऐसा समायोजन, ऐसी युक्ति क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको समझने के लिए जैसे NaCl, यदि NaCl को समझना चाहो तो NaCl से यदि आप समझना चाहें रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से तो इसको हम समझ सकते हैं Na+ आयन, Cl- आयन। NaCl कैसे बना? सोडियम और क्लोरीन के 1:1 के मिश्रण को मिलाने से क्या मिला? हमको NaCl मिला। यदि NaCl की अपने वर्तमान जीवन में बात करोगे, हम लोग क्या NaCl समझते हैं तो NaCl का मतलब नमक। यदि नमक की बात करी जाए तो नमक में, जब आप नमक कभी आपने देखा होगा तो नमक में सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हैं 1:1 के मिश्रण में, और उनके बीच की दूरी कितनी है? वो 2L दूरी है। तो क्या आपको कभी नमक खाने में दिखाई पड़ते हैं कि कौन सोडियम कौन क्लोरीन? नहीं समझ पाते हैं आप, ना समझ पाएंगे क्योंकि वो दूरी कैसी होती है? बहुत कम दूरी होती है। इसलिए इस अल्प दूरी को हमने क्या कहा? 2L। क्या कहा हमने? 2L। या दूसरी बात करें H2O, या दूसरी बस में बात हम करें, इसमें दूसरी हम बात करें H2O। तो H2O क्या है यदि इसको समझना चाहो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से तो H+ आयन, OH- आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के 1:1 के मिश्रण से क्या मिला? जल बन गया।
क्या जल में दिखाई पड़ता है कौन हाइड्रोजन है कौन हाइड्रोजन ऑक्साइड है? नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उनकी बीच की दूरी 2l है। वो दूरी है कैसी? बहुत अल्प दूरी है 2l। इसलिए हम कह सकते थे कि दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो ऐसा निकाय बद्ध द्विध्रुव कहलाता है। इसको हम सब सीख चुके थे, पहले भी पढ़ चुके थे। इसके बाद बात आती है इसमें कि प्रश्न हमारा इसमें है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो द्विध्रुव हमने बनाया, ये हमारा द्विध्रुव है। ये इसका मध्य बिंदु होगा। यदि पूरी दूरी 2l थी तो ये कितनी हो जाएगी? l। ये कितनी हो जाएगी? l। अब आप समझिए, उसने कहा अक्षीय स्थिति पर। अक्ष और निरक्ष, हमने पहले ही आपसे कहा कि अक्ष और निरक्ष का निर्धारण सदैव द्विध्रुव के मध्य बिंदु से करेंगे। नंबर एक बात हो गई स्पष्ट हमारी ये। अब अक्ष कहाँ होता है, निरक्ष कहाँ होता है? तो हम अपनी यदि बात करें तो हमारी आंख के सामने जो भी हमें दिख रहा है वो सब हमारे लिए अक्ष है। आप जहां पर हैं वहां से जो आपकी आंख के सामने दिख रहा है वो आपके लिए अक्ष है, और इसके ऊपर जो भी है वो सब हमारे लिए निरक्ष है। इसके नीचे जो भी है वो सब हमारे लिए क्या? निरक्ष है। तो अक्ष है आंख के सामने क्षैतिज पर, तो इसके लिए अक्ष यहां से है मध्य बिंदु से। ये माना हमने कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर अक्ष है बिंदु P। ठीक, ये दूरी l है, तो ये दूरी कितनी मिलेगी? समझना, पूरी दूरी r है, इतनी दूरी l है, तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस l। नहीं समझ में आया? ये दूरी r है, ये दूरी l है, तो ये इतनी दूरी कैसे निकलेगी? इतनी दूरी से इतनी दूरी घटा दो, ये मिल जाएगी। अब इतनी दूरी r है, आगे वाली l है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी r प्लस l। ये आपका इस प्रकार से फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी भाषा लिखते हैं। लिखेंगे भाषा में हम क्या लिखेंगे? तो इसमें भाषा हमारी क्या लिखी जाएगी? भाषा में जो हमने बनाया वही हम लिखेंगे। तो भाषा आप लोग लिखिए, हम बोलते हैं भाषा में। हम भाषा में लिखेंगे कि माना पार्श्वचित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रदर्शित किया गया है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी लिख देते हैं। चलिए हम लिखेंगे माना पार्श्वचित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, इसका नामकरण कर दीजिए AB, द्विध्रुव AB प्रदर्शित किया गया है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भाषा में जो हमने बनाया वही हमने लिखा इसमें, ये भाषा आपकी बन गई। जो हमने इसमें बनाया वही हमने लिखा। अब इसका व्यंजक हम लोग करते हैं। समझिए इसके व्यंजक को। हम इसमें बात करते हैं अतः
अतः हमने कहा था कि एक बार प्लस क्यू से मान निकालिए, एक बार माइनस क्यू से मान निकालिए। तो प्लस क्यू से मान निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता सूत्र होता है? E बराबर, अभी व्यंजक हमने हल किया इसके ठीक पहले वाले में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तीव्रता एक सदिश राशि है, इसमें हम लोग चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, दिशा लिखते हैं, दिशा कौन सी बनेगी। तो प्लस क्यू से मान लिखेंगे, प्लस क्यू बटे आर स्क्वायर। आर की दूरी कितनी है प्लस क्यू से? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब दिशा क्या लिखेंगे, याद रख लीजिए, दिशा लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से। अच्छा याद करिए, बल रेखाएं पढ़ाई गई होंगी, धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश में अंदर की ओर। बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं जिनसे होकर एकांक स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश चलता है, बल रेखाएं कहलाती हैं, काल्पनिक होती हैं, धन सिरे से निकलती हैं, ऋण सिरे में वक्र बनाते हुए, निष्कोण वक्र बनाते हुए प्रवेश करती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। तो इस हम याद करें इसमें, तो धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई, तो धन आवेश से निकालना कहाँ पर? पी पर है, तो यहाँ पर निकलती हुई, तो धन आवेश से निकलती हुई बन जाएंगी ये इस प्रकार से। ये हो गया तुम्हारा E1। तो लिखेंगे क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, सूत्र वही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर वही याद करिए, समझिएगा कि माइनस क्यू से दूरी लिखना है, कितनी दूरी जाएगी? R प्लस L। सूत्र वही जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे थे, सूत्र वही Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या लिखेंगे, याद करिए, धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश में अंदर की ओर, तो ऋण आवेश से अंदर, ये अंदर इधर हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा हमारा ऋण आवेश में अंदर की ओर। ये हो गया E2, इसमें लिख लीजिए। तो हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, ठीक। अब हमें निकालना है परिणामी, अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर। परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं? सदिशों का परिणामी याद करिए, कक्षा 11 में सिखाया हो गया होगा, समांतर चतुर्भुज के नियम में R बराबर √p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा, उससे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा सूत्र? हमारा बन जाएगा E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा कितना बन जाएगा? याद करिए, अपने चित्र में आइए तभी थीटा जान पाएंगे। थीटा क्या बन जाएगा? चित्र में आइए आप, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इधर की ओर है, ये मध्य है, ये मध्य है, तो ये कोण बन रहा है थीटा कितना? 180 अंश। तो हम प्रयोग करेंगे, तो हम, ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे 180 अंश। अब रखिए मान, तो E बराबर √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 180 का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। निकालिए, cos 90 प्लस 90 करके चतुर्थांश में ASTC से चतुर्थांश में जाएगा, तो वहां पर cos 90 प्लस 90 में ये धनात्मक चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना जाएगा इसका मान? -1।
तो इसका मान हो जाएगा, इंटरचेंज होगा तो माइनस साइन थीटा तो -1 हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा आपका -1। तो यहाँ सीधे प्रयोग कर दें हम लोग, यहाँ पे यहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा -2e1 e2। अब ये क्या बन गया, याद करिए, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 कॉस 180 का मान -1, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इससे बन गया हमारा, इससे सूत्र हमारा बन गया e बराबर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, e1 माइनस e2 का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो e बराबर क्या आया, e1 माइनस e2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो समझिए, तो बन जाएगा e बराबर, अब e1 की वैल्यू रखिए, e1 की वैल्यू क्या है, पता करिए e1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी e1 की, तो ये वैल्यू है आपकी e2 की। तो e1 की वैल्यू क्या है, e1 की वैल्यू है e1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब उसमें क्या था, r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस e2 की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ कॉमन है, वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो मिला क्या, इसके बाद हमको इसमें मिला, आप देखेंगे हमको क्या मिलेगा इसमें, ये कॉमन है, तो हमको मिला इसमें, हमको मिला 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा, तो बन जाएगा, अब गलती व्याख्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा, तो बन जाएगा, इसका भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये ऊपर गुणा में जाएगा, तो क्या मिलेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका भाग करेंगे, ये कट जाएगा, ये गुणा में जाएगा, तो बन जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका वर्ग खोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, ऋण चिन्ह है, वर्ग भी खोलेंगे, चिन्ह भी बदलेंगे, तो चिन्ह भी इधर के बदलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो हो जाएगा प्लस 2ab 2rl। इसका जब हम वर्ग करेंगे, खोलेंगे, तो बहुत बड़ा एक पद प्राप्त होगा, लेकिन उस पद को हम इस प्रकार से लिखेंगे, r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, इसको आप करेंगे, बाकी हम पद छोड़ देंगे इसमें r स्क्वायर से r स्क्वायर ये मैनेज हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मैनेज हो जाएगा, घट रहा है, तो मिलेगा क्या हमको, तो हमको मिलेगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर हमको ये मिलेगा 2 2 4rl बटे r की घाते 4 माइनस l की घाते 4। हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि L का मान कम है किससे, R से, जो 2L है वो है H2O में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के बीच की दूरी, सोडियम और क्लोरीन के बीच की दूरी, जिसको द्विध्रुव की दूरी कही गई थी, वो दूरी इतनी कम थी, तो आप कल्पना करें जब वो दूरी इतनी कम थी तो यहाँ पर उसका आधा भाग L कितना कम होगा, L कम होगा किससे, R से, इसलिए L स्क्वायर का मान बहुत कम होगा किससे, R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर से
ऊपर के सभी मान छोड़ने पर इसलिए हमें क्या मिलेगा, इसलिए हमको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL बटे R की घाते 4। एक घात से घात मैंने हो जाएगी, कितनी बचेंगी यहाँ पे 3। तो यहाँ क्या मिलेगा, तो मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख रहे हैं 2Q इंटू 2L 4 को बटे R की घाते 3। हम जानते थे P बराबर Q इंटू 2L, ये हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया P। तो क्या मिला हमको, तो हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब, 2P बटे R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के का व्यंजक है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है। इस प्रकार से ये व्यंजक हमारा कंप्लीट होता है। यदि इसी में वो कहा जाए, बात मान लीजिए हम कहते हैं बात लगातार कि इसमें यदि कह दे वो प्रश्न की इसी प्रश्न का हिस्सा है ये, यदि इनके मध्य परावैद्युतांक के भरा हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटे R क्यूब, ये व्यंजक इसका हो जाएगा। इस तरीके से व्यंजक आप रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस व्यंजक में मुख्य बात ये थी कि इसमें हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए था कि धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश में अंदर की ओर, तब हम इससे परिणामी का मान निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला व्यंजक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना कीजिए। ये अगला प्रश्न है, इसको हम सीखते हैं। ये तो वही प्रश्न उसी टाइप का हो गया, तीव्रता ही निकालनी है और द्विध्रुव की बात कर रहा है, तो हम बनाते हैं द्विध्रुव। समझने के लिए आप समझिए इससे द्विध्रुव, ये हमारा द्विध्रुव है, एक तरफ -Q एक तरफ +Q, बीच की दूरी 2L। हमने कहा अक्ष और निरक्ष का निर्धारण कहाँ से करते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु माना ये मध्य बिंदु है, इससे कितनी दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इसको मिला देंगे ये दूरी, इसको मिला देंगे ये दूरी L है, ये दूरी L है, दूरी 2L थी, मध्य बिंदु है तो ये LL हो गई। यहाँ पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है तीव्रता। तो तीव्रता की हम बात करते हैं। तीव्रता की बात में हमने कहा था कि एक बार प्लस से मान निकालेंगे, एक बार माइनस से मान निकालेंगे। इसमें भाषा कैसे लिखेंगे, इसमें भाषा उसी तरीके से लिखेंगे, जो हमने बनाया वही लिखेंगे। हमने क्या बनाया सुनिए, हमने बनाया कि हम कहेंगे कि माना पार्श्व चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रदर्शित किया गया है, इसका नामकरण कर दीजिए, ये A है, ये B है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्रदर्शित किया गया है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी कहाँ पर भैया, निरक्ष पर। कहाँ पर, निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की स्थापना करनी है। इतनी सी भाषा थी, हम लोग व्यंजक हल करते हैं सीधे। अतः एक बार मान कहाँ से निकालेंगे,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0, तीव्रता सूत्र हम पढ़ चुके हैं, Q बटे आर स्क्वायर। प्लस क्यू की जगह क्यू, जो कि तीव्रता सदिश राशि है, इसमें हम लोग चिन्ह लिखते हैं, दिशा नहीं रखते हैं, क्यू दिशा लिखते हैं, चिन्ह नहीं प्रयोग करते हैं। Q बटे आर स्क्वायर, आर की दूरी पहले ये देखो आर की दूरी निकालनी थी, प्लस क्यू से आर की दूरी पता ही नहीं है, तो आर की दूरी निकालने के लिए क्या करिए, रफ में समझिए इसको आप। ये हम इसको त्रिभुज से काट लेते हैं, ये त्रिभुज इस प्रकार से, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है r, ये दूरी है l, यहाँ पर ये कोण, क्योंकि ये कोण कितना माना हमने, थीटा, इससे क्या बन जाएगा, यदि इसकी बात आप करिए तो क्या बन जाएगा, इसकी बात आप यदि करें तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण कर दो O B P, तो समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, तो इससे कर्ण वर्ग बराबर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, प्लस लंब वर्ग, तो कर्ण बराबर बन जाएगा अंडर रूट आधार वर्ग का मान कितना है एल स्क्वायर और लंब वर्ग का मान कितना है आर स्क्वायर, तो कर्ण का मान आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका मान आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इससे यदि हम चल करें तो बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र हमारा होता है, सूत्र हमारा होता है ए ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट मैनेज हो जाएगा, तो E1 बराबर हमारा मिलेगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन दिशा लिखनी होगी तो धन आवेश से बाहर की ओर, तो यहाँ पर बाहर लिखेंगे, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बाहर के लिए, यहाँ पर ये हो गया बाहर, इसको मैं क्या कहा E1, तो लिखेंगे क्षेत्र से बाहर, क्षेत्र से बाहर। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण, हमने कहा था कि एक बार मान प्लस से निकालते हैं, एक बार मान माइनस से निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप याद करिए तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, यदि आप माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो दूरी क्या होगी, दूरी वही हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से मैनेज हो जाएगा, तो E2 बराबर मिलेगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा लिखनी होगी तो दिशा में क्या लिखेंगे, धन आवेश से बाहर ऋण आवेश में अंदर, लिखेंगे क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। अब इसको यदि हम बना दें इसमें, तो बनाइए आप, क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा E2, परिणामी किधर जाएगा इसका, ये जाएगा परिणामी E, फिर आप समझिए परिणामी तीव्रता E बराबर परिणामी तीव्रता तो परिणामी तीव्रता E बराबर, सूत्र पर चलिए आप, वही सूत्र था E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर
प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब थीटा की चर्चा करिए, किस कोण की बात बन रही है। आइए चित्र में अपने, ये थीटा की चर्चा हम यहाँ पर करें। ये कोण थीटा है, तो इससे संगत कोण बनेगा ये थीटा। यदि ये थीटा है तो एकांतर कोण बनेगा ये थीटा, इसलिए पूरा कोण बन जाएगा 2 थीटा। कितना बन जाएगा? 2 थीटा। इस पर यदि हम इसका मान यहाँ पर प्रयोग करें अपने प्रश्न में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा। इस पर चर्चा करते हैं। तो E बराबर, अच्छा अब एक चीज़ इसमें और हमने इसमें देखा कि जो E1 की वैल्यू है, जो E1 की वैल्यू है वही E2 की वैल्यू है। इस आधार पर यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2, ये लिख सकते हैं। तो अपने इसमें प्रयोग करें, तो जहाँ E1 है वहाँ हमने लिख दिया E1 स्क्वायर, और E2 का मान भी क्या लिख दिया हमने? E1 स्क्वायर, क्योंकि आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर हैं, इसलिए 2E1 इंटू E2 का मान भी क्या? E1 और cos 2 थीटा। इसको प्रयोग करते हैं तो E बराबर, इसको सॉल्व करिए तो जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, यहाँ पर आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम क्या पाएंगे? तो हम पाएंगे E बराबर अंडर रूट, इसमें दोनों कुछ जुड़ के कॉमन हो जाएंगे, तो 2E1 स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या मिला? 1। इसमें क्या मिला? cos 2 थीटा मिला। cos 2 थीटा के सूत्र हमने पढ़े थे गणित में, cos 2 थीटा के 3 सूत्र। इसमें एक सूत्र वो प्रयोग करें जिसमें 1 कट जाए, तो सूत्र हमने पढ़ा था, हम प्रयोग करते हैं 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो मिला क्या हमको? तो हमको मिला 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको यदि हम मैनेज कर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इधर कर देते हैं, तो हमको मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, तो हमको मिलेगा E बराबर, इस 4 से 2 निकल के आएगा बाहर, तो 2 E1 स्क्वायर से E1 बाहर निकल के आएगा, और cos स्क्वायर से cos थीटा बाहर निकल के आएगा। इनका मान रखते हैं तो E बराबर 2E1 का मान कितना है? चलिए अपने इस प्रश्न पर, जहाँ से प्रश्न हमने लगाना शुरू किया था उस प्रश्न पर चलिए। तो E1 का मान मिलेगा हमको, ये लिखा है E1 का मान, तो E1 का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यदि cos थीटा की बात करें, यदि cos थीटा की बात करें तो cos थीटा इसमें निकालिए आप मान, क्या मिल जाएगा मान cos थीटा का? तो cos थीटा का मान इसमें त्रिभुज बनाइए फिर आप, इससे बन जाएगा cos थीटा बराबर आधा लंब बटे आधार बटे कर्ण। cos थीटा लाल बटे का से क्या बनेगा? लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर बन जाएगा आधार कितना? L बटे कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण का मान ये निकल के आया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ध्यान समझिएगा, तो हमें मिलेगा cos थीटा का मान मिलेगा अंडर रूट L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, हम चूंकि जानते हैं द्विध्रुव में 2L की दूरी बहुत कम होती है, तो L की दूरी और कम हो जाएगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि L का मान कम है R से, इसलिए L स्क्वायर का मान और कम हो जाएगा R स्क्वायर से, इसलिए L स्क्वायर से ऊपर के सभी मान छोड़ने पर तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इधर ले जा रहे हैं, Q इंटू 2L बटे, ये छूट जाएगा तो R स्क्वायर इंटू ये छूट जाएगा, तो ये मिलेगा अंडर रूट R स्क्वायर, रूट R स्क्वायर से ये मैनेज हो जाएगा, तो क्या मिलेगा?
तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये क्या था, P बराबर Q इंटू 2L, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको लिखते हैं P बटे, ये हो जाएगा R3। ये हमारा व्यंजक हो गया, ये हमारा व्यंजक हो गया। इसको आप लोग सीख चुके हैं। अब इसको दोबारा एक बार चर्चा इस पर कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण व्यंजक था द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। चित्र हमने बनाया, भाषा बनाई और इसके बाद गणितीय व्याख्या जैसे समझाया गया उस तरीके से इसको हमने हल कर दिया।